कैसे आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे यूट्यूब चैनल एलर्निंग में दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पढ़ाने के लिए संविधान की सीरीज लेकर आए थे, लेकिन गलती से वो सीरीज लग चुकी है, लेट होने की वजह से इकोनॉमिक्स की लग चुकी है। तो थंबनेल तो आपको मिला जो होगा वो लगा होगा राज्य व्यवस्था का, भारतीय संविधान का भाग 4 के नाम से, लेकिन वास्तव में ये है अर्थशास्त्र का है, अर्थव्यवस्था का है अध्याय। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो हम ही लोग को है। तो कहीं ना कहीं जब भी, चाहे हम बीईओ की बात करें, चाहे हम अपर प्राइमरी की बात करें टेट की, चाहे हम सुपर टेट की बात करें, चाहे हम केवीएस की बात करें, चाहे हम किसी भर्ती परीक्षा की बात करें जहाँ पे अगर सामान्य अध्ययन को सम्मिलित किया गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए एक अध्याय के रूप में वहाँ पे हमारे और आपके लिए अर्थशास्त्र को भी सम्मिलित किया गया है। उन अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटते हैं हम। वैसे भारतीय अर्थशास्त्र भी पढ़ा जाता है, केवल अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था 2 अलग अलग चीज़ें। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उन सबको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज आते हैं, अगर आपके सामने चार्ट पे प्रश्न आ गए हैं तो चार्ट पे लगे प्रश्नों को ही हम लोग पढ़ते हैं। एक एक क्रम से पढ़ेंगे, आप जुड़ते जाइएगा। इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम पूरी व्याख्यात्मक हल करेंगे और आपको भी आज जानकर भी आश्चर्य होगा कि वास्तव में अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्तव में बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको बहुत मजा आएगा। पहला शब्द ही है मुद्रास्फीति। पहला प्रश्न की शुरुआत ही होती है मुद्रास्फीति से। इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इन्फ्लेक्शन कहते हैं, हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसे आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति को हम तब कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में, जब महंगाई चरम पर होती है, जब महंगाई बढ़ती है, माने जब महंगाई बढ़ती है, उस दशा को हम मुद्रास्फीति, इन्फ्लेक्शन का दौर कहते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। हम एक एक टॉपिक को समझाएंगे आपको और पूरी तरह से, तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा, पूरे मेहनत, पूरे मनोयोग के साथ पढ़िएगा। आइए के करके देखते हैं। पहला अगर आपके सामने यहाँ पे अगर है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। पहले सबसे पहला काम लाइक करिए ना, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक है मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। वैसे शब्दावली आपके लिए नहीं, अपनी पढ़ा भी नहीं आपने, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तब शायद आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा। जैसे मुद्रास्फीति कहते किसे हैं, जब मार्केट में, जब बाजार में पैसे की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जैसे कभी आप खरीदने निकले, आप कभी प्याज लेने, आप प्याज उदाहरण देते हैं, हम प्याज लेने के लिए मार्केट गए और आपको 1 केजी प्याज लेनी थी। कितने लेनी थी? 1 केजी। और 1 केजी प्याज लेने के लिए 10-10 की 2 नोट देते हैं। ध्यान समझिएगा, आप 1 किलो प्याज लेने के लिए 10-10 की 2 नोट देते हैं, तो कितना हुआ? आपको 1 केजी प्याज मिल गया, लेकिन आपने 2 नोट दिया। कुछ दिन के बाद उसी प्याज को लेने के लिए आपको उस 10-10 के 10 नोट देने पड़ते हैं, लेकिन प्याज की जो क्वांटिटी है वो सेम मिलती है 1 केजी। तो आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई, लेकिन नहीं, महंगाई नहीं बढ़ती। उस दशा में क्या होता है, उस दशा में जो आपकी मुद्रा होती है, जो आपके रुपया होते हैं, उसका मूल्य कम हो जाता है। माने सामान उतना ही है, यूनिट उतनी ही मिल रही है, लेकिन आपको रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन कहेंगे सर, जब हम मुद्रा को या नोट पर हम देखते हैं कि 10 रुपए देने का धारक को, मैं 10 रुपए देने को धारक को वचन देता हूं, नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर रहती है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रे का मूल्य कम हो गया? आज हम इस बात को भली भांति समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट में आपके पास पैसे ज्यादा हो जाते, लोग कहते हैं ना कि पैसा क्रयशील होता है, पैसा सबके पास चलता है, पैसा रुकता नहीं। ये सही बात है, ये ये रियली है कि पैसे चलते हैं। कारण क्या है? ये व्यक्ति इच्छाएं अनंत होती हैं, एक इच्छा पूरी होती है, तुरंत दूसरी इच्छा लग जाती है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो कल्पना करिए, आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत परचेज करेंगे, मार्केट में निकलेंगे, खरीदने निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास पीपीपी, जो परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तब क्या होगा? एक कहानी के माध्यम समझाएंगे, अब बहुत ही बारीकी से आप समझेंगे। पूरी जिंदगी ये मुद्रास्फीति आप नहीं भूलेंगे। खूब ध्यान से अगर आप समझेंगे, तब नहीं समझना होगा तो कोई बात नहीं, ये आपके हमेशा सदैव काम आएगा। क्योंकि चाहे सुपर टेट की परीक्षा दे, चाहे आप किसी परीक्षा दे, तो वहां पे आपको इसका उपयोगिता सबसे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए क्या, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, प्रश्न नंबर 1 ही है, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मुझे डिफाइन करना है कि आगे भी ये शब्द मिले तो आप वहां पे समस्या ना हो। जैसे किसी देश को बर्बाद करना हो तो क्या किया जाए? किसी देश को बर्बाद करना हो तो क्या करना चाहिए? आप कहेंगे, जैसे एक कल्पना करते हैं, पाकिस्तान को अगर बर्बाद करना हो तो क्या करना चाहिए? एक छोटा सा लॉजिक है। आप तो कहेंगे हथियार चला दो, आप कहोगे निस्ते नाबूद कर दो, परमाणु बम चला दो। नहीं, लेकिन मेरी इकोनॉमिक्स कहती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक्स कहती है ऐसा कुछ मत करो। आइए काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। माना पाकिस्तान को एक जिले में समेट देते हैं, माना कि ये पाकिस्तान है, माना कि इतना दूर तक पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कोई करेंसी है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे
माने कि कोई करेंसी है, कोई करेंसी के माने कोई मान लेते हैं, वैसे इनके यहाँ पाकिस्तानी रुपया है, तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति माना इतना बड़ा कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई करेंसी चलती है, कोई रुपया चलता है, उस रुपया की वहां पे बारिश करा दी। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम जौनपुर जिले के हैं तो माना जौनपुर जिले इतने क्षेत्र में हमने रुपए की बारिश करा दी, और जो रुपए की बारिश हो गई, सबके पास पैसे, आपके पास 2 बोरे, आपके पास 3 बोरे, किसी के पास 10 बोरे, माने पैसे सबके पास हो गए, माने हर एक व्यक्ति के पास क्या हो गए, पैसे हो गए। जब हर व्यक्ति के पास पैसे हो जाते हैं, किसी के पास 5 बोरा, किसी के पास 4 बोरा, किसी के पास 3 बोरा, माने हर एक व्यक्ति के पास या व्यक्ति के समूहों के पास ढेर सारे पैसे के अंबार लग गए। जब पैसे के अंबार लग गए, आगे सोचिए क्या होगा। एक ही टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मुद्रास्फीति क्या है। तो उस समय सभी के पास पैसे आ गए, सबके पास, आपके पास, मेरे पास, हर एक व्यक्ति के पास पैसे आ गए। तो जो पैसे आ गए, तो जैसे ही आपके पैसे आते हैं, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आपकी क्या होती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तुरंत मार्केट की तरफ चलते हैं। किधर, मार्केट की तरफ अग्रसर होते हैं। तो मार्केट की तरफ चलेंगे, जैसे आपको ब्रेड लेनी थी, तो ब्रेड लेने के लिए जब मार्केट में जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके पास पैसा, ब्रेड देने वाले के पास पैसा। जब दोनों के पास पैसे होंगे, एक मिनट रुकिएगा, जब पैसे दोनों के पास होंगे, जब ब्रेड लेने के लिए मार्केट में आप जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे एक समस्या जन्म लेगी कि वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि मैं ब्रेड नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे हैं, दुकान बंद कर देगा। अब पैसे सबके पास हो गए, अब चाहिए क्या, खाना। जब खाना चाहिए, रोटी चाहिए, पैसे तो सबके पास है, पैसे तो खाएंगे नहीं। अब वहां पे युद्ध छिड़ेगा पैसे के लिए नहीं, रोटी के लिए। तो वहां पे कंडीशन एक समय ऐसा आएगा, कहेंगे भैया 5 बोरी नोट मेरे ले लो, मुझे एक वक्त की खाने दे दो। अब किसी के पास केवल लास्ट में एक रोटी का टुकड़ा बचा हुआ है और उसके पास नोट के बोरी पड़े हैं, तो कोई चोर अब नोट चुराने नहीं आएगा, अब क्या लेने आएगा, वो आपके लिए रोटी के लिए आएगा। किसके लिए, रोटी के लिए आएगा। और जब रोटी के लिए आएगा तो यही कहता है कि उस समय मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या होगा, मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। जब सबके पास मुद्रा हो जाएगा, इस कंडीशन को कहा जाता है मुद्रास्फीति, मुद्रा इन्फ्लेशन कहा जाता है। मतलब जैसे सबको रोजगार मिल जाए, सबके पास पैसे हो जाएंगे, तो क्या होगा, सब खरीदने के लिए बाजार जाएंगे। जब बाजार में जाएंगे, हर चीज के, जब वो बाजार में निकलेंगे तो हर चीज के मूल्य बढ़ जाएंगे। जैसे आपके पास, सबके पास पैसे, सबको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, कल्पना करिए सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, सभी की मंथली इनकम आने लगी। और जब इनकम आएगी, सब मार्केट में जाएंगे, कोई प्याज लेने जाएगा, कोई धनिया लेने जाएगा, तो मार्केट में पैसे ढेर सारे होंगे। जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, वस्तु का जो मूल्य बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। माने इस समय जो मुद्रा होता है वो बाजार में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वस्तु का मूल्य क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है। तो यहां पे दिया है कि मुद्रास्फीति की अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए। अब अगर बाजार में मुद्रा कैसे बढ़ती है, जब हमारे लगन का समय आता है, कल्पना करिए हमारे लगन का समय आता है, जब शादी विवाह का समारोह का समय आता है, उस समय हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, सभी के पास पैसे होते हैं, सभी के पास। हम अपने पापा मम्मी से कहते हैं हमको ये दिला दीजिए, हमको वो दिला दीजिए, ढेर सारे लोग खरीदने के लिए निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं, जब बाहर जाते हैं तो खूब सारे पैसे मार्केट में होते हैं, उसमें हर वस्तु बढ़ जाती है, उसको कब कंप्लीट किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, मुद्रा की आपूर्ति में कमी। जब मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाए, जैसे अगर एटीएम खाली हो जाते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं रहते, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप खर्च नहीं करेंगे, जब पैसे नहीं है तो खर्च नहीं करेंगे। इस स्थिति में मुद्रास्फीति क्या होगी, कंट्रोल। उस समय क्या होती है, सरकार जो है मार्केट में पैसे नहीं देती, जब मार्केट पैसे नहीं देती, बैंक के पास पैसे नहीं, तब जाते कहते बैंक खाली रहता है, एटीएम खाली रहता, तो कम पैसे में क्या करेंगे, अपनी पूर्ति करेंगे। उस दशा से ही क्या होगा कि आप अपनी मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। माने हमने ये देखा कि इस स्थिति पर क्या होगा, आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक। तो मजदूरी वृद्धि करके नहीं होगा, करों वृद्धि करके नहीं होगा, तो क्या होगा, मुद्रा में आपूर्ति को कमी करके। इसका विकल्प ये होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आता है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है। दीर्घकालीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा कि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखे। प्रत्यक्ष कर की अप्रत्यक्ष कर की कोई बात नहीं है, यहाँ पे है कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अगर अनुपात को स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है, किसमें, दीर्घकालीन राजकोषीय में। आपकी टॉपिक आपको पढ़ाए नहीं है, पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी बैच स्टार्ट नहीं हुई, गलती से आज आपके सामने इकोनॉमिक्स आ गया, और नहीं तो मैं संविधान पढ़ाने वाला था, गलती हो गई। अगला आता है कि अप्रत्यक्ष कर का भुगतान भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है। आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कर दूंगा। कर जो होता है, टैक्स जो होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं, शायद इस बात से आप परिचित होंगे। गवर्नमेंट
स्वास्तिका जी, मैं जब पेड क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं वहां बैंक का रोल एक्सेप्ट बताऊंगा आपको। देखिए इसमें होता क्या है, अगर आपने पूछ लिया प्रश्न, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। एक होता है कि आपने सुना होगा कि कभी बैंक कम ब्याज दर पर रुपए देने शुरू करती है। जब बाजार में अस्फीति आ जाती है, मुद्रा की कमी आ जाती है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, वो कई नियम है, प्रत्यक्ष तरीका, वो क्या करती है, बैंकों में एक नियम लगा देती है कि भैया कम ब्याज दर पे पैसे आपको मिले, तो लोग पैसे खूब ले लेते हैं। लेकिन जिस समय मुद्रास्फीति की स्थिति होती है उस समय होता है जल्दी जल्दी पैसा लोग बैंक में जमा करें, आपको क्या ब्याज दर बढ़ाकर मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाकर बैंक में डालते हैं। जो बैंक में जाता है तो मुद्रास्फीति कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें कई कारण है, कई रीजन है। जब लोग पेड क्लास में पढ़ेंगे तो हर एक चीज को, टॉपिक को तोड़ तोड़कर पढ़ेंगे। आज देखते हैं अप्रत्यक्ष कर का भार। देखिए कर हमारे यहाँ टैक्स दो प्रकार के होते हैं, आज समझते हैं। पहले टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट। ठीक, हाँ, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने का एक सिंपल सा तरीका है। जिस टैक्स को एक आदमी भरे, ध्यान सुनिएगा, टैक्स एक आदमी भरे, उसके भार उसके उपयोग करने वाले पड़े, वो अप्रत्यक्ष कर। लेकिन जिस कर का यूज व्यक्ति स्वयं वहन करे वो प्रत्यक्ष कर। जैसे आप अगर कोई साबुन लेते होंगे, जैसे आपने घड़ी डिटर्जेंट ले लिया, ठीक, तो घड़ी डिटर्जेंट अगर आपने ले लिया तो जब उसमें लेते हैं 10 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज ले लिया, आपने आइडिया का रिचार्ज ले लिया, उस पर लिखा होता है 10 रुपए पर 2.5 रुपए टैक्स कटता है। लेकिन आप जब रिचार्ज खरीदते हैं तब आप टैक्स देते हैं। लेकिन जिस समय रिचार्ज छपता है उस समय कंपनी एक साथ टैक्स भर देती है। मतलब उसको यूज करने वाला व्यक्ति जब यूज करता है तब टैक्स जाता है। तो इस प्रकार का टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। घड़ी डिटर्जेंट साबुन लिया आपने, जब साबुन आपने लिया तब उसने 10 रुपए दिया, पता उसमें 2 रुपए टैक्स है। कितने टैक्स है? 2 रुपए टैक्स है। लेकिन 2 रुपए टैक्स कब दिया? जब आपने घड़ी लिया। लेकिन वह टैक्स जिस समय घड़ी कंपनी में डिटर्जेंट साबुन बना उसी समय सारे टैक्स अदा कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? कंपनी द्वारा। 100 पीस बना तो 100 पीस को क्या करेंगे? तुरंत टैक्स दे दिया जाएगा। इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। मतलब जिसका वहन एक व्यक्ति करे और उसको मतलब दे एक व्यक्ति, वहन वो करे जो उसका यूज करे। जैसे कौन सा टैक्स कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे चुंगी कर, जैसे चुंगी कर, अच्छा धीरे धीरे पढ़ाते हैं भैया। जैसे चुंगी कर होता है, चुंगी कर पे क्या होता है? आप गए, जब वहां पहुंचते हैं तो गिरा, आपने टैक्स दिया। ठीक, उसके बाद आयकर, आपकी आय से ज्यादा वो आपने दिया। माने जिसका कर अगर वो स्वयं उसे उपभोग करता है, स्वयं देता है, वहन स्वयं करता है, तो डायरेक्ट टैक्स। अगर एक व्यक्ति करे, उसको उपभोग करने वाला अगर वहन करता है तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यहां पे पूछा है कि अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? निर्माताओं को, व्यापारियों को, करदाताओं को, उपभोक्ताओं को। अब आप आसानी से बता लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल, प्लीज शेयर एवरीवन। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि निर्माताओं तो अदा करते हैं, लेकिन उसको देता कौन है? उपभोक्ता। कौन देता है? उपभोक्ता। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि देने वाला सहन कौन करता है? उपभोक्ता करता है, जबकि टैक्स अदायगी कौन करता है? निर्माता करता है। घड़ी की स्विच लिया हमने, मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, कलम लिया, कुछ भी खरीदते हैं। जब हम खरीदते हैं तब क्या होगा? तब जाकर हम टैक्स देते हैं। लेकिन उसके पहले हमने ये देखा कि उसके पहले अप्रत्यक्ष कर निर्माता भर चुके होते हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर आपका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोई वाणिज्य बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास क्या हो? बताइए क्या हो? क्या हो मतलब कोई जब वाणिज्य बैंक कब होगा? अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताइए कोई वाणिज्य बैंक कब आपको क्या देगा? ऋण तभी दे सकता है। मतलब सीधी सी बात है, बैंक क्या है? एक इंसान को मान लेते हैं। पहले के जमाने में जो साहूकार हुआ करते थे उसी का एक बदला हुआ रूप हम बैंक को देखते हैं। लेकिन जब आम बोलचाल की भाषा में जब हमें बैंक को पढ़ना होता है, क्योंकि आम बोलचाल, क्योंकि हमें तो आपको थियोरी रटाना नहीं है, हमें आम बोलचाल की भाषा में यदि आपको बैंक पढ़ाना है तो हम ये मानेंगे बैंक एक साहूकार है। वो किस कंडीशन में आपको लोन देगी? तो हमें पता चलता, हमें ज्ञात तो होता है कि तिजोरी में नकद ज्यादा तो होगा नहीं। यहां एकदम सिंपल से मात्रा है कि जब मात्रा से अधिक उसके पास रिजर्व हो, जब उसके पास जरूरत से ज्यादा, जब उसके पास औसत से ज्यादा क्या हो, उसके पास पैसे आ जाएं, तो क्या करेगी? वो आपको लोन दे सकती है। और सी के लिए ये रिजर्व बैंक अनुमानित, ये अलग तरीका है। ये जब हम लोग पेड क्लास में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे ये आरआरबी, तब हम लोग अलग तरह से पढ़ेंगे। सी आर क्या होता है, वो सारी चीजें
रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, तब हम बाद में वो चीजें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ के लिए एक लाइन में ये है, मैंने कहा ना, एक साधारण भाषा में हम ये मानेंगे कि बैंक क्या होता है, साहूकार होता है। अगर साहूकार, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये दूसरी तरीका है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब इन्फ्लेक्शन पढ़ाऊंगा दोबारा पेड क्लास में, तब आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेक्शन के दौरान आरबीआई क्या करती है। उस समय ये लोन का एक प्रावधान होता है। लेकिन अगर एक बैंक है, कोई वाणिज्यिक बैंक है, तभी ना देगी जब उसके पास मात्रा से अधिक उसके पास रिजर्व कैश हो। अगर रिजर्व कैश नहीं हो तो नहीं दे पाएगी। ये इसको बात को समझने का प्रयास करिए। इकोनॉमिक्स वास्तव में बहुत ही आसान है, लेकिन उसको समझना होगा। इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे आते हैं, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। निवेश और बचत, बताइए क्या होगा। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है, बताइए। खपत में, सरकारी व्यय में, निवेश में, आय में। इसे अपने आप पर लेकर का जवाब देंगे तो आपका जवाब एकदम सही होगा। अगर आप होंगे तो क्या होगा कि निवेश करना, खर्च करना, एक तरह से कहीं पैसे लगा देना, वो निवेश करना होता है। अगर दूसरी बात है, बचत की बात कर रहा है, बचत को अगर इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो सरप्लस कहते हैं। अगर एक प्रश्न हम पूछे कि बचत किसे कहते हैं, एक प्रश्न यहां पे बनता है कि बचत किसे कहते हैं। अगर आपका मतलब बचत से क्या होता है, बताइए आप लोग। देखिए, ये केवीएस के लिए भी काम करेगा, आपका केवीएस के सिलेबस में है ये, और ये आपके बीईओ के सिलेबस में है। और गलती से मैं संविधान का लगाया पोस्टर और ये इकोनॉमिक्स आ गया, तो मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा दे रहा हूं, ठीक। तो ये उसके लिए अपर प्राइमरी अगर आप दे रहे तो उसके लिए आपके लिए है ये। तो यहां पे हमने देखा बचत किसे कहते हैं। एक लाइन बताइए कि बचत किसे कहते हैं। अंग्रेजी में सरप्लस कहते हैं। बताइए बचत क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को जितनी कीमत होती, ध्यान सुनिएगा, जब किसी वस्तु को, जैसे हमने मान लिया कि यह मोबाइल आपको खरीदनी थी या यह पेन आपको लेना था, यह पेन, यह इस पेन की माना वास्तविक कीमत 12 रुपए है। इसकी कीमत कितनी है, 12 रुपए है। लेकिन आप इसे वास्तविक कीमत न देकर आप इसे 10 रुपए में खरीद लेते हैं, तो आपकी बचत क्या होती है, 2 रुपए। माने जब किसी वस्तु की जितनी कीमत होती है, वास्तव में वास्तविक कीमत में वास्तव में जितना कीमत अदा करते हैं, उनके बीच का जो अंतर होता है, उनका जो प्रतिफल होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम बचत या सरप्लस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बचत या सरप्लस कहते हैं। तो यहां पे एक बात तो स्पष्ट हुआ कि इसका क्या होगा, आय में, यहां पे आएगा आय अगर आपको स्तर में परिवर्तन किया जाए तो निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किस स्तर परिवर्तन करते हैं, आय में। आय माने इनकम में, ठीक। हाँ, आप लोगों ने सही बताया। तो ये देखिए, बचत तो सेम है, लेकिन मैं बता रहा हूं इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वास्तव में सबसे मजेदार सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, ये सब बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होते हैं। कभी पढ़िए, मन से मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं होती, बताइए। यहां पे दिया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। आराम से बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो इसे हम समझा भी देंगे, डिफाइन भी कर देंगे। जी, निगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन केवीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बताइए क्या होगा। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है, पहले तो हम जीडीपी जान लेते हैं, ठीक है। हम पहले जान लेते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी आप लोगों को पता है जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी बाद में पढ़ेंगे, पहले जीडीपी क्या होता है। इसमें नियन लग गया, ये माने नेशनल की बात हो गई। बताइए जीएनपी क्या होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, आइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, खूब ध्यान से, ठीक है। आइए देखते हैं। किसी भी निश्चित भूभाग में या किसी भी निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है, उसमें से हम क्या डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, गिरावट निकाल देते हैं, तो हमें जीएनपी प्राप्त होता है। उसमें हम निवल विदेशी निवेश, निजी निवेश, सरकार द्वारा वस्तु खरीद, इन सभी को गणना करते हैं। लेकिन उस समय नागरिकों के प्रति व्यक्ति इनकम को नहीं जोड़ा जाता, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, ठीक।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं टाइम ज्यादा ले रहे हो, जैसे इकोनॉमिक्स है, अगर आपको इस टॉपिक अगर क्लियर हो तो ठीक है, तो मैं केवल उत्तर बताते चलूं। अगर आप कहेंगे डिफाइन करना है तो भैया रुकना पड़ेगा जी। बीईओ में निगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। अब जीडीपी क्या है, जीडीपी एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा एक बार पुनः, उसके बाद जीएनपी अपने आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार हम जीडीपी समझना होगा, जिनको लेट लग रहा है कि मजबूरी है कि वो डिफाइन करना है। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन ये है ये राष्ट्रीय की बात कर रहा है, यानी इसमें लगा हुआ है, और जहां राष्ट्रीय लग जाता है उसमें से मूल्यह्रास भी घट जाता है, विदेश के मूल्य को भी घटा देते हैं। यहां पे अगर हम यहाँ पे जीडीपी की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम भारत के जीडीपी की बात करें, अगर यहाँ पे देखिए इसमें जीडीपी स्तर गिर भी रहा है, अगर हम यहाँ भारत के मैथ माध्यम से अगर हम इसको ड्रा करें, देखिए मैथ थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा कि इस पे बनाने की आदत नहीं है मेरी, सॉरी। जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, अगर भारत की आपको ध्यान सुनिएगा, देखिए अगर जीडीपी की बात करें तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले जीडीपी के लिए निश्चित भूभाग चाहिए। मतलब किसी भी निश्चित भूभाग के अंदर, माने किसी भी देश की सीमा है, किसी भी राज्य अपने जिले का भी हो जाएगा, किसी का भी हो सकता है। मतलब जीडीपी होता क्या, को ध्यान समझिएगा, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, एक प्रश्न आम पूछा जा चुका है। अगर आपने लोअर पीसीएस की परीक्षा दी होगी या अगर पिछला केवीएस का पेपर आपने देखा होगा तो दोनों में पूछ चुका है कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, क्या आपको पता है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, क्या आपने कभी पढ़ा वित्तीय वर्ष? बहुत ही आसान, एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये एक प्रश्न का मतलब नंबर कितने का भी उससे मुझे नहीं पता कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। तो जब वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो समय होता है भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है। कितना लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो समय होता है वह वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक, आइए अब आगे ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वह जीडीपी कहलाता है। इसी के आधार पर हम सभी पढ़ेंगे वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब जीडीपी कैसे निकलेगी? आप कहेंगे जैसे अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या हुआ, इस पेन को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लगे होंगे, जैसे मान लें किसी भी चीज का जीडीपी कैसे निकलता है, ये बहुत बड़ी बात है समझने में अपने आप में। किसी भी सामान का जीडीपी क्या होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। मैंने कहा जैसे अगर ब्रेड का, अगर हमें जीडीपी निकालना, ब्रेड जानते हैं, तो ब्रेड का जीडीपी कैसे निकालेंगे? उसके लिए जैसे पहले क्या होगा, पहले गेहूं निकलेगी। गेहूं कहां से? खेत से आएगा। तो जब खेत से गेहूं आएगा, अगर उस गेहूं का उपयोग आप उपभोग के लिए करते हैं, माने गेहूं लिया, लेने के बाद होटल में रोटी बना दी, तो जो रोटी का विक्रय मूल्य होगा वो जीडीपी होगी। लेकिन अगर आपने गेहूं लिया, गेहूं किसी कंपनी वाले को, वहां से किसी बनिए ने खरीदा, वहां से मंडी में गया, मंडी से कोई कंपनी ले जाती और कंपनी उसका ब्रेड बनाती है, और जब ब्रेड का जो मूल्य होगा जिसपे लिखा होता है कि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस 15 रुपीज, तो जब हम 15 रुपए देके ब्रेड खरीदते हैं तो उस ब्रेड का वो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। क्या होता है? वो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है जो उस पर MRP लिखा होता है। और याद रखिएगा कि MRP जिस पे लिखी होती है आप उस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप लोग जानते रहिएगा, जिस वस्तु पर MRP लिखी होती है आप उस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, माने इससे ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब अगर यहाँ पे MRP 10 रुपीज है तो आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते सामान का, 10 से ज्यादा नहीं, 9 ले सकते, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है, ठीक, इसका मतलब ये है कि आप इससे बार्गेनिंग कर सकते हैं। और बार्गेनिंग जो नहीं करते इकोनॉमिक्स में मूर्ख कहा जाता है। बार्गेनिंग करना चाहिए आपको, ठीक, ये आपका
हाँ, ये आपके ज्ञानवर्धक की बात है। तो जीडीपी में से क्या घटा देंगे, फिर जीएनपी आ जाएगा, फिर उस जीएनपी में से एनएनपी आएगा, फिर इसमें देखेंगे इसमें से मूल्यह्रास क्या होता है। जैसे इस कलम को या किसी गाड़ी को आपने ले लिया, ठीक, एक गाड़ी ले लिया, 10,000 रुपया 50,000 की आपने बाइक ली, कुछ दिन बाद बाइक का मूल्य कम क्यों मिलता है, घिसावट निकलती है। जैसे आपने गाड़ी लिया, जैसे आप गाड़ी लिया, गाड़ी से, जैसे मैं जौनपुर से हूं इलाहाबाद गया या जौनपुर से वाराणसी गया, किसी गाड़ी में 200 का तेल जरा, 300 रुपए का तेल जरा, 500 का पेट्रोल जरा, तो अगर हम गाड़ी वाले को 1500 रुपए दिए, 500 का पेट्रोल जरा, क्या उसे शुद्ध लाभ 1000 का होगा? नहीं। ऐसा तो हमें लगता है कि 1500 रुपए हमने उसका दिया, 500 का तेल जला, 1000 तो बच गया, लेकिन नहीं, उसका टायर घिसता है, उसका चक्का घिसता है, उसका इंजन घिसता है, उसका मोबिल घिसता है, उसका ब्रेक ऑयल घिसता है, उसके टायर घिसते हैं। तो इस प्रकार से जो मूल्यह्रास होता है, जो वस्तु का घिसावट जो होती है, वो भी इसमें से निकलती है, वो भी वार्षिक निकलती है कि एक वर्ष में इतना कमाया, इतना उसमें मेंटेनेंस खर्च किया, बाद में जो बचती है वो होती है। तो इसलिए इसको जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे, जब लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे हम, तब वहां पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स आपको जब पढ़ाएंगे तो आप भी याद करेंगे कि वास्तव में इकोनॉमिक्स कितनी बेहतरीन सब्जेक्ट है। पता है, इकोनॉमिक्स आप सब जानते हैं, बस उसको यूज बराबर करते हैं। अगर किसी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार कहता है ये 50 रुपए का है, तो 50 रुपए हम नहीं देते, उस पर बार्गेनिंग करते हैं। ये इकोनॉमिक्स है। अभी आपसे पूछे हम कि बादाम महंगा क्यों और गेहूं सस्ता क्यों, तो आप कहेंगे सर बादाम मेरे यहां नहीं मिलता, काजू मेरे यहां नहीं मिलता, इसलिए महंगा है। वही इकोनॉमिक्स है कि जो मेरा पैदा नहीं होता महंगा है। लोहा सस्ता क्यों, सोना महंगा क्यों, लोहा सस्ता सोना महंगा क्यों, कारण यही है इसका कि लोहा हर जगह आसानी से मिल जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है। माने जब मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे प्याज खाने वाले ज्यादा, पूर्ति कम, तो वस्तु का मूल्य बढ़ गया। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अगर कोई कह रहा है गेहूं सस्ता नहीं, मैं काजू की अपेक्षा बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्रम वाइज पढ़ेंगे। महंगाई कैसे बढ़ती, महंगाई कैसे काबू पाया जाता है। पता है, कभी कभी किसी वस्तु का मूल्य कम कर देने पर उसकी बिक्री कम हो जाती है, उसे ग्रीफिन वस्तु कहते हैं। ये पूछा प्रश्न है आपका, आप तीसरी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अभी किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी बिक्री कम हो जाती है। और किसी वस्तु का, जैसे आज मैं बता ही देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग सुनेंगे तब। जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, उसकी मांग बढ़ जाती है। क्या सही बात है? बताइए, किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाने पे उसकी मांग बढ़ जाती है, और वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पे उसकी मांग कम हो जाती है। क्या ये सही बात है? बताइए आप लोग, क्या सही बात है? इकोनॉमिक्स है ये, पूरी इकोनॉमिक्स में, आज क्लास इकोनॉमिक्स की चल रही है, तो बताइए क्या ये सही बात है? जैसे अगर प्याज सस्ता था, हर घर में प्याज जाता था, सलाद में प्याज करता था, तो मांग ज्यादा थी, मतलब मूल्य कम था तो लोग ज्यादा खाते थे। लेकिन अब प्याज का रेट बढ़ गया, प्याज 100 रुपए 120 रुपए किलो हो गया, तो क्या होगी, मांग उसकी कम हो गई। अब कोई यार प्याज नहीं खाएंगे क्यों, महंगा है। तो वस्तु का मूल्य बढ़ने में क्या होता है, मूल्य की जो खपत होती है वो कम हो जाती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जैसे जब आलू किसान के घर पैदा होता है तो 5 रुपए किलो, जब किसान खरीदने जाता है तो 25 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि जब किसान क्या पैदा होता है, हर घर पैदा होता है, तो मांग क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब मांग कम होती है, वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। उसी तरह मुद्रा का भी होता है। आप बताइए, क्या इस टॉपिक से आप संतुष्ट हैं कि वस्तु का मांग बढ़ने पर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है? किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, उसका मूल्य बढ़ जाता है। डिमांड कम, मूल्य कम, धड़ाम से नीचे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आते हैं आगे। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, इसके भी अपवाद हैं, इसके भी अपवाद है। अपवाद क्या है ये देखते हैं। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, जैसे आपको कोई बीमारी होगी, मान लीजिए आपको डायबिटीज हो गई है, आप डॉक्टर दिखाने गए, आपको उसने कहा कि सुबह और एक शाम को इंजेक्शन लगेगी आपको, और उस इंजेक्शन की कीमत जिस दिन डॉक्टर ने लिखा उस दिन 100 रुपया थी। अगर कल्पना करिए कि शाम तक उसका मूल्य 10 रुपया हो जाए, क्या एक बार में 10 सुई लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। अगर कल्पना करिए उसी दिन उस सुई का मूल्य, इंजेक्शन का मूल्य, उस दवा का मूल्य 1000 हो जाए, तो क्या आप दवा नहीं खाएंगे? तो हमने ये देखा कि जहां पे दवा की बात आई वहां पे रूल काम नहीं किया। ये इसका अपवाद है, एक ही अपवाद है इसका, दवा। दूसरा, अगर नमक का मूल्य, कल्पना करिए नमक का मूल्य बढ़ जाए, इस समय नमक 200 रुपया किलो मिलने लगे, तो क्या आप बिना नमक के दाल खाएंगे? क्या आप बिना नमक के दाल खाएंगे? बिना नमक के दाल खाएंगे? नहीं खाएंगे। और अगर नमक
10 रुपए से 5 रुपए किलो बिकने लगे तो क्या 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच नमक खाएंगे? तो हमने ये देखा कि डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम कुछ जगह काम नहीं करता, कुछ जगह काम। ये कब पढ़ेंगे? जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पूरी क्लास पढ़ेंगे तो सारी चीजें जानेंगे कि ये कैसे हुआ। अच्छा, एक बात और है, दूसरी चीज हम यहां देखेंगे कि कभी कभी जैसे चाय की मूल्य खूब बढ़ जाए, ध्यान सुनिएगा, चाय की मूल्य खूब बढ़ जाए, चाय की मूल्य बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं? कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगी? चाय बेचारा कम हो गया, चाय का मूल्य बढ़ गया, कॉफी पीना शुरू कर दी, कॉफी का मूल्य बढ़ गया, चाय पीना शुरू की, चीनी का मूल्य बढ़ गया, गुड़ खाना शुरू किए, गुड़ का मूल्य बढ़ गया, चीनी खाना शुरू कर दिए। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन मंत्र कहते हैं, माने एक के जगह दूसरे का प्रयोग। लेकिन हमने क्या देखा कि वस्तु का मूल्य एक बढ़ रहा है, प्रभावित दूसरा हो रहा है। अब कहेंगे तो एक की मांग बढ़ गई, लेकिन एक बात और सुनिएगा, अगर सीमेंट खूब महंगा हो जाए, सीमेंट खूब महंगा हो जाए और बालू सस्ती हो जाए तो बालू नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि सीमेंट और बालू दोनों लगने हैं। माने किसी में दो में से किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, दूसरा बेचारा बिकना बंद हो जाता है। बात समझिएगा, सीमेंट का मूल्य खूब बढ़ जाए तो कोई रेत नहीं लेगा, कहेगा भाई मकान कुछ दिन बाद बनवाएंगे। कहने का मतलब मूल्य एक का बढ़ा, इफेक्ट किसको हुआ? दूसरे को हुआ। माने प्रभाव किसको हुआ? दूसरे को हुआ। माने वस्तु का मूल्य किसका बढ़ रहा है और प्रभावित किसी और को कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि जब वस्तु का मूल्य खूब सस्ता हो जाता है तो लोग उसको यूज नहीं करते, कहते कि अच्छा नहीं है, महंगा बढ़िया वाला लो, तो उसे कहते हैं ग्रिफिन वस्तुएं। क्या कहते हैं? ग्रिफिन वस्तुएं कहते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत ही पेचीदा सा सवाल है और ये पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मामला तब नहीं इंटरेस्टिंग है जब पढ़ाने वाला पढ़ने वाले दोनों इंटरेस्टेड हो, तब इकोनॉमिक्स और बेहतर समझ में आती है। फिलहाल आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग। अभी तो आप लोग क्लास भी शुरू कर रहे हैं, जल्दी कल परसों शुरू हो जाएगी, पूरी तरह से कल से प्राय शुरू हो जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी गणना करते समय हम नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटल इनकम होती है, उसकी व्याख्या नहीं करते। अगर मैं ये पूछूं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता, आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बता देंगे। ये सब रट्टा मारने वाले नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझने वाला है बस, बाकी ये सब तो हम धीरे धीरे पढ़ा ही देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण जो होते हैं, ऋण मतलब उधार, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है बताइए। इसके लिए अभी आपने पढ़ाया नहीं इसलिए इसको टॉपिक पे आते हैं। इसका राष्ट्रीय आय की बात होती है। अच्छा, ये राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है? अभी दो टॉपिक मिला, ये राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेशनल इनकम एक हो गया जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, दूसरा पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आपके घर में अगर 5 लोग हों तो आज समझने वाला चीज है। अगर आपके घर में 5 परिवार है, जैसे हमारे यहाँ 5 लोग हैं, हम भाई बहन माता पिता मिला के हम लोग, पापा मम्मी, हमारे भाई साहब, हमारी सिस्टर मिला के सब टोटल 5 लोग हैं। अगर महीने की इनकम हमारे यहाँ 10,000 रुपये आया, कितना आया? 10,000 रुपये। ध्यान समझिएगा, 10,000 रुपया इनकम है और हमारी फैमिली में 5 मेंबर है, डिवाइड किया तो 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति इनकम हमारे घर की हुई। कितना हुआ? 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन अगर पूरे देश के टोटल इनकम में जनसंख्या का भाग दे दे, देश के टोटल इनकम में, मतलब ये टोटल इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो देश के कुल आय में अगर जनसंख्या का भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? बस टोटल पॉपुलेशन में टोटल इनकम से डिवाइड कर देंगे, पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा। बहुत ही आसान इकोनॉमिक्स, बस थोड़ा समझने वाली बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं। ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा राशि से कम नहीं होनी चाहिए बताइएगा। जैसे आप जानते हैं, जब हम 10 रुपए का नोट निकालते हैं उसमें लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूं। तो क्या कोई भी गवर्नमेंट मनचाहा रुपया छाप सकती है, मनचाहा नोट छाप सकती है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? वो किस आधार पे कहती है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूं, मैं धारक को 20 रुपए देने का वचन देता हूं? किस आधार पर, किस राइट पर वो कहता है बताइए? हम आपको डिफाइन करें। आप
बताइए, जैसे आप लिखा गया होता है कि मैं धारक को, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं धारक को, यहाँ पे देखिए आपके पास अगर नोट होगा यहाँ पे लिखा होगा कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उर्जित आर पटेल गवर्नर, उनकी साइन होती है। तो ये क्या होता है बताइए, ये 10 रुपए देने का जो वचन दिया गया क्या है, ये पता किस आधार पर होता है? क्या आपको पता है कोई देश मनचाहा अपने करेंसी छाप सकती है? आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा, बचपन मेरे मन भी आता था कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, हमारे देश में पैसे की इतनी किल्लत है, हमारे यहाँ लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, सरकार को रोजगार दे देना चाहिए, सरकार को रुपए बंटवा देना चाहिए, हर घर में पैसे दे दे, पर उसके पास नोट छापने की मशीन है, तो क्या दिक्कत बेरोजगारी की? ठीक, क्या दिक्कत है? लेकिन फिर बाद में जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा तब बात समझ में आई, ना ना ना, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ऐसा 1921 की घटना आपको बता रहे हैं, 1921 जर्मनी, नाम सुना होगा आपने, जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पैसे की किल्लत हो गई, तो जर्मनी ने क्या किया कि खूब नोट छपवा दिए, तो जर्मनी ने ढेर सारी करेंसी छपवा दी। तो इसका परिणाम क्या होता है पता है? क्या हुआ? जब करेंसी सबके पास हो गई, सबके पास मुद्रा हो गई, तो एक ब्रेड के टुकड़े, वहां की स्टर्लिंग, वहां की मुद्रा का नाम है स्टर्लिंग, क्या नाम है? स्टर्लिंग। तो वहां पे स्टर्लिंग करेंसी फेल हो गई, भाई सबके पास पैसे, कोई पैसा लेने से कार इसकी वैल्यू नहीं, भाई मेरे पास भी 2 बोरा, अरे मेरे पास 5 बोरा, कीमत किसकी होगी? ब्रेड की हो गई। और जब ब्रेड की कीमत बढ़ गई और बाकी चीज कीमत खत्म हो गई, तो पता क्या हुआ? उसका दिक्कत या उसका जो समस्या सामने क्या आई कि वहां की करेंसी फेल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में सरकार जितनी चाहे नोट छाप के बांट दे, ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा करना होता तो बेरोजगारी क्यों होती, हम क्यों पढ़ाते, आप क्यों पढ़ते? सरकार देती चले जा रही ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा करेगी तो करेंसी फेल्ड हो जाएगी। अगर एक प्रश्न पूछ दे कि हाल ही में किस देश की करेंसी फेल हुई थी, तो जिम्बाब्वे। अभी हाल ही में किस देश की करेंसी फेल हुई थी? जिम्बाब्वे की करेंसी फेल हुई थी। लेकिन आते हैं, तो उसके लिए सरकार के पास एक आधार होना चाहिए कि इस आधार पर नोट छपेगा। तो आप लोग ध्यान से समझें तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर कर दूं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा और आपको रुकना होगा। मैं बताना शुरू किया, भग गए तो मजा नहीं आएगा। कैसे नोट छपती है, किस आधार पर नोट छपा जाता है, इसकी भी अब भग जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं बताना शुरू किया, आप कम होना शुरू हो जाते, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। मैं बताऊंगा और पूरे, जैसे कहते हैं क्यों डॉलर बढ़ा, रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, आप पूरी बात समझ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा लॉजिकल है, ऐसा मनमानी नहीं होता, ये सब रूल होता है इसका। आइए हम लोग इस पे मिलकर बातें करते हैं। नहीं, नोट छपता कहां, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं किस आधार पर छपता है, ये क्या लॉजिक है नोट छापने की। अगर ऐसा लॉजिक कोई नहीं है तो क्यों गवर्नमेंट सबको छाप के बांट देना? क्या ऐसा लॉजिक है? क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, आप भारत की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बीईओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था होती है, उस संस्था में बैठने जा रहे, केवीएस देने जा रहे, मैंने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने जा रहे, तो इतनी ज्ञान तो हमें होनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे होती है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। ये इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब हम आते हैं इसके टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे एक अमेरिका से तुलना कर लेते हैं, अमेरिका से अपने इंडिया की तुलना कर लेते हैं, ठीक है? आप थोड़ा समझते रहिएगा। एक तरफ है यूएसए, दूसरी तरफ क्या है? इंडिया है। यहां पे देखिए ये क्या है? ये डॉलर का प्रतीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ठीक, तो हमने क्या देखा, यहां पे 2 चीज, ये डॉलर है, ये रुपया, ये जानते हैं डी उदय कुमार ने दिया था, ये सिंबल डी उदय कुमार ने दिया था। ये किसका सिंबल है? ये रुपया का है, मतलब मुझसे सही बना नहीं, और ये डॉलर का चिन्ह है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जब नोट छापा जाता है, मुद्रा को छापा जाता है, एक आधार गोल्ड रखा जाता है और फॉरेन करेंसी रखी जाती है। अब हम आइए देखते हैं यहां पे कैसे होगा। तो यहां पे ये रुपया है यार, ठीक है? तो यहां पे मान लीजिए, यहां पे हमने 10 ग्राम गोल्ड की बात की, कितने ग्राम? 10 ग्राम गोल्ड की बात की। ये 10 ग्राम गोल्ड रखकर, 10 ग्राम गोल्ड रख के, गोल्ड रखने के बाद इन्होंने क्या किया, 10 के 5 नोट छाप दिए। कितने नोट? 10 के 5 नोट या 10 के 50 नोट छाप दिए, ठीक है? और हमने 10 ग्राम गोल्ड रखा और हमने 100 के नोट कितने छाप दिए? 400 छाप दिए। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने 10
10 के 50 नोट छापे, इनकी वैल्यू कितनी हो गई? इनकी वैल्यू 500 हो गई, और इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ध्यान समझिएगा कि यहां पे 10 ग्राम गोल्ड है, गोल्ड दोनों रखा है, और इस 10 ग्राम गोल्ड में ये 500 रुपए छापे, इनको कहते हैं $500। हमने कितने छापे? 40,000। अगर हमारे यहां 10 ग्राम गोल्ड लेना होगा तो 40,000 रुपए देना होगा, इनके यहां। अब अगर $1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? डिवाइड के चिन्ह लगाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 5 1 5, 5 8 40। मतलब यहां निकल गया कि यहां पे क्या निकला हमें कि $1 बराबर कितना? 8 रुपया। मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, एक उदाहरण दिया कि $1 मिला। अच्छा, $1 जीरो 80 रुपया होगा, सॉरी ये 80 रुपया होगा, ठीक है 80 रुपया होगा। तो $1 बराबर कितना निकल गया? 80 रुपया। कितना निकला? $1 बराबर 80 रुपया हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, 40,000 हो गया, कोई बात नहीं भैया। तो कितना हो गया? $1 बराबर 80 रुपया हुआ। अब जब यही करेंसी, जब यही नोट ज्यादा छप जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डॉलर अपने आप बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब यही डॉलर का मूल्य, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, और जब जनसंख्या ज्यादा है तो सबके पास तो रुपया पहुंचना चाहिए। जब सबके पास तक रुपया पहुंचाने की बात आएगी तो नोट ज्यादा छपेंगे, और जब नोट ज्यादा छपेंगे तो नोट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और रुपया क्या होगा? डॉलर के हिसाब से कम होगा। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी चाहती है। अगर कैशलेस इकोनॉमी होगी, हमें मुद्रा नहीं छापनी पड़ेगी, पैसे बैंक में हम एक सॉफ्टवेयर से पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इस बड़ी जनसंख्या में अगर हमारे यहाँ कैशलेस इकोनॉमी काम कर जाएगी तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, हमारी करेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर ज्यादा सोना है, सोना ज्यादा है, रुपया कम है, मूल्य बढ़ गया। इसीलिए हमारे देश में जब लोगों की संख्या ज्यादा है, पैसे ज्यादा देने, पैसे ज्यादा छपते हैं, इस वजह से रुपया डॉलर के हिसाब से हमेशा कमजोर होता जा रहा है। यही क्या हो, हमारे देश की जितनी महिलाएं अपने घर में जितनी सोना रखी है, अगर आरबीआई को जमा कर दे, आज हमारा देश, आज की बात कर रहे हैं, फिर से $1 बराबर 1 रुपया हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा सोना लाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर हम कुछ खरीद कर लाते हैं किसी अन्य देश से तो क्या होगा? वहां से सबसे ज्यादा गोल्ड परचेज करते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम लाते हैं। उसके लिए 2 चीजें थे, एक फॉरेन करेंसी जाती है, फिर दूसरा गोल्ड। तो यही आधार है हमारे नोट छापने का। ये प्राइमरी अपर के लिए भी काम करेगा, केवीएस के लिए, वीईओ के लिए, इस सब के लिए काम करेगा आपका। ठीक, तो हमने यहां पर एक बात देखा, क्या देखा कि फॉरेन करेंसी को, किसी भी अपने देश की मुद्रा को छापने के लिए 2 चीज चाहिए, फॉरेन करेंसी या तो गोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या होगा आपका बताइए? क्या होगा मतलब बताइए? इस हिसाब से क्या होगा? इसका होगा सोना और विदेशी प्रतिभूतियां। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको कभी गलती नहीं होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं, ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा राशि से कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला, मर्चेंट बैंक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। किसके लिए बताइए? ये मर्चेंट बैंक है। ठीक, तो इसके लिए काफी चीजें, बहुत मर्चेंट बैंक को पूरा डिफाइन करना होगा, उसके लिए अभी जानते रहिएगा। ये इनका सबसे बड़ा काम क्या है? ये देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेड, और देसी गवर्नमेंट जो थी, इंडियन गवर्नमेंट, और फॉरेन जो इंटरनेशनल मर्चेंट होते हैं, उसको उनके बीच के कड़ी का काम करते हैं। तो मर्चेंट बैंक ऐसी संस्था होती है जिनका मुख्य प्रयोजन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त उपलब्ध कराना होता है। ये इसके बारे में लॉजिक काफी लंबा है। ठीक, ये अपर प्राइमरी का टेट है, प्राइमरी टेट का नहीं है। अगला है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एक है अनुपाती रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, परिवर्ती रिजर्व पद्धति। तो न्यूनतम रिजर्व पद्धति,
ये थोड़ा सा मैंने इसकी क्लास आपको पढ़ाई नहीं थी, इसलिए इसका प्रश्नोत्तर आ गया, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी। मैंने गलती की, मुझे पहले क्लास में पढ़ा देना चाहिए था, फिर अगर मैं लेकर आता तो आपको पढ़ने में मजा आता, जवाब भी। हाँ, इसका होता है न्यूनतम मिनिमम रिजर्व पैटर्न होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए, ये तो इस तरह से है कि प्रश्न आता जाएगा, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? औपनिवेशिक काल में वो कौन सा ऐसा क्षेत्र था, कौन सा ऐसा एरिया था जहां पर मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? बताइए क्या था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सेवाएं, जो हमारे देश में अंग्रेजों के गुलाम में था। ये पॉलिटी नहीं है, मैंने कहा ना, गलती से बैनर पॉलिटिक लग गया और हमें पढ़ाना था इकोनॉमिक्स, तो बैनर कोई और लगाता है, यहाँ कोई डिस्प्ले और करता, थोड़ा मैं विलंब में था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो पॉलिटी लग गई और मैं चल रहा इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स है, ये पॉलिटी नहीं है, गलती से लग गया है, लेकिन मजबूरी ये थी कि आज क्लास लेनी थी, इसलिए मैं पढ़ा दिया। ये कृषि थी, क्या थी? कृषि थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? कृषि थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब इस समय अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे यहाँ था, जब उपनिवेश था, हमारे इंडिया उपनिवेश में था, तो क्या था? तो वहां पे वो जो क्षेत्र था, ब्रिटिश पूंजी कहाँ करते थे? कृषि में लगाते थे। आपने सुना होगा यहाँ से, ठीक, यहाँ से उपनिवेश करके ले जाते थे, तो उसका सबसे मेन टारगेट क्या था? कृषि था, एग्रीकल्चर था। और आप जानते हैं हमारे देश सोने की चिड़िया तब भी थी और आज भी है, बस थोड़ी सी कमियां हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता? बताइए, इनके वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं करता? मैं जानता हूं इसका जवाब आपको पता है, इसका जवाब पता है आपको। वह कौन सा ऐसा बैंक है? वह कौन सा ऐसा बैंक है? वह कौन सा ऐसा बैंक है? तो कहां का, किस राज्य का? तो जम्मू कश्मीर का। लेकिन अब जब से वहां पे नई 370 खत्म कर दिया गया है, तब से वहां पे अब इंडियन गवर्नमेंट का, आरबीआई का आधिपत्य हो जाएगा। इसके पहले वहां पे ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? माने अवमूल्यन क्या? मुद्रा की वैल्यू में कम हो जाना, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो जो मुद्रा का अवमूल्यन होता, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना, मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता। इसमें क्या होगा बताइए? आप सुने होंगे कि आप दिन की भारत की मुद्रा डॉलर की अपेक्षा प्रधानमंत्री की उम्र तक जाएगी। सुना होगा आपने ऐसे डायलॉग चुनाव के दौरान? सुना है कि नहीं आपने? अगर सुना होगा तो ये टॉपिक आपको याद आएगा। हाँ, ये सही है। मुद्रा के बाहरी मूल्य में जब कमी हो जाती है उसे अवमूल्यन कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे, इसका फायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है। ठीक, तो वहां पे क्या होता है? कश्मीर को मुद्रा आरबीआई ही कराती थी, लेकिन उसका रूल दूसरा होता है। वो दूसरे रूल के आधार पर होता था। मानो उस पर शिकंजा कसना, आरआरबी, सीआरआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, यह आरबीआई के अधीन नहीं होता था जम्मू कश्मीर का। अगला था, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के दौरान यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है। किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है बताइए? पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? एसडीआर सही है। एसडीआर जिन्होंने बताया सही जवाब। चलिए, हमें लग रहा है ये आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। इसके बाद हम अगली सीरीज लेकर आते हैं आपके लिए, पर्यावरण लेकर आते हैं कि हाँ, मुझे लग रहा है कि आपसे दिक्कत हो रही होगी कि मेरा सब्जेक्ट मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा समस्या हो रही होगी। किसी वस्तु की मांग, यहाँ पे देखिए मैं कुछ देर पहले बताया था, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा पर, क्रय नीति पर, खरीदने की शक्ति पर, विज्ञापन पर, किस पे होती है? होती मामला ये है कि सारी चीज डिफाइन करना पड़ रहा है पेपर गोल्ड को, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक को डिफाइन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक आपके लिए नए हैं। चलिए, एक काम करते हैं, 2 प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सीरीज को यहीं समाप्त किया जाएगा। कि बहुत ही मुझे लग रहा है कि आप लोग को दिक्कत संख्या भी कम है, इसी वजह से थोड़ी समस्या हमें भी होगी और आपको भी होगी। देखिए, किसी वस्तु की मांग की, मैंने पहले बताया कि किसी वस्तु की मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? खरीदने की शक्ति पर। कल्पना करिए, प्याज 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो हो जाए और
सब लोग पूरे देश में प्याज खरीदना बंद कर दे, और जब बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर वापस क्या होगा, धड़ाम से नीचे आ जाएगा, और जब धड़ाम से नीचे आ जाएगा फिर क्या होगा, उसकी कहानी फिर नहीं बन जाएगी। तो इसका होगा बी। अगले देखिए, बैंक दर वह जिस पर क्या है, ये बताइए बैंक दर किसे कहते हैं, आराम से बताइए कि बैंक दर किसे कहते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप पहले से जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने, तो हम लोग पूछ लें बैंक दर क्या होगा। क्या होगा बताइए। हाँ, हम देख रहे हैं कि दिक्कत है। देखिए इसमें क्या होगा बताइए आप लोग, इसमें यह है कि देश का केंद्रीय बैंक पर वाणिज्य बैंक द्वारा लिया जाने वाला, देश की केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। अब जैसे देश का जो केंद्रीय बैंक कौन है, हमारे देश की आरबीआई है। आरबीआई क्या करती है, जो वाणिज्य बैंक को ऋण देती है, तो वही क्या कहलाता है, वही बैंक दर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, बैंक दर। जैसे हमारी यूनियन बैंक एसबीआई है, वो अपना उधार किससे लेते हैं, ऋण किससे लेती है, आरबीआई से लेती है, उसी को हम बैंक दर कहते हैं। हाँ चलिए ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास लेकर आते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोग को यहाँ समस्या हो रही है, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्रश्न है कि जहाँ पे समस्या आपको होगी, बहुत समस्या है ना, क्योंकि मुझे हर एक से डिफाइन करना पड़ रहा है। कहीं एक बार आप लोग पढ़े होते थोड़ा सा मजा आता पढ़ाने में, क्योंकि आप लोगों ने पढ़े नहीं है तो पूरी टॉपिक हमें डिफाइन करनी पड़ रही है। तो एक काम करते हैं, अलविदा कहते हैं, और कुछ देर बाद हम वापस आते हैं फिर नए तथ्यों के साथ, या तो संविधान की या तो फिर पर्यावरण की, दोनों से लेकर आएंगे। तब फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर तक देखा इस वीडियो को, कि वास्तव में इकोनॉमिक्स के जब तक एक बार मैं पैटर्न को पूरा नहीं समझा दूंगा तो थोड़ी समस्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पर्यावरण शुरू करेंगे, इसके जस्ट बाद शुरू करेंगे एक बार, तो कल से केवीएस और बीईओ की क्लास की मैं अलाउंस भी कर दूंगा। अभी कुछ देर के बाद आके मैं केवीएस की डिफाइन कर दूंगा, केवीएस क्लासेस कैसे चलेंगी, कितने टाइम चलेंगी, और बीईओ की क्लासेस कब चलेंगी। आज सारा शेड्यूल पूरा फिक्स हो चुका है कल ही क्लास चलने के लिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज टीचरों की मीटिंग होने की वजह से थोड़ी सी क्लासेस विलंब से चली, और कल से टेट की मैराथन क्लास शुरू हो जाएगी। जिन्होंने अभी टेट में बहुत कुछ नहीं कर पाया है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम एक बार और है। अच्छा, एसडीआई के बारे में जी, हाँ तो यही समस्या होने की वजह से आज से थोड़ी सी विलंब हो गई, मुझे आने में भी विलंब हो गया। एनवायरमेंट के सेक्शन में शुरू करूंगा, क्योंकि कारण क्या है, हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। जिस दिन मैंने बताया ना कि आप जब सफल होकर आएंगे, क्योंकि मैं बताया इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है, और जिस दिन हम ये पढ़ाना शुरू करेंगे उस दिन वास्तव में आपको कभी बेरोजगारी, अपनी दुकान एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है, महंगाई और जनसंख्या, ये सब एक एक टॉपिक आपकी संख्या में, चाहे केवीएस की बात करें चाहे बीईओ की बात करें, तो उस टॉपिक को तभी हम समझ पाएंगे या समझा पाएंगे जब उसके, अच्छा एसडीआर का फुल फॉर्म, अच्छा केवीएस, हाँ केवीएस के एसडीआर का, चलिए कारण क्या है ना कि अभी हम सारे टॉपिक को अगर डिफाइन करना शुरू करेंगे, चार विकल्प को तोड़ना शुरू करेंगे, काफ़ी लंबा जाएगा, और फिर उसके बारे में फिर आप खोद के पूछना शुरू करेंगे। तो बस इंतजार करिए, एक दिन का और इंतजार करिएगा, हम सारे टाइम का शेड्यूल हम आपको दे देंगे। तो जिसको ज्योग्राफी पढ़ना ज्योग्राफी पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी वाले पॉलिटी पढ़ेंगे, कल से साइंस की क्लास भी रेगुलर हो जाएगी। तो हम आके आपको जल्द ही पूरा हम टॉपिक बताते हैं, क्योंकि 50 प्रश्नों की सीरीज काफ़ी लंबी सीरीज है। हाँ तो इसमें समस्या होगी, तो मुझे अभी प्रश्न को इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद मैं आपकी बीईओ के बारे में बताता हूँ, बीईओ की क्लास कब से चलेगी। हाँ तो ठीक है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो हम जल्द ही दोबारा आते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारी टारगेट है आप ही आपको बेहतर कराने के लिए।
हम हर जगह आएंगे, पहले आप सेलेक्ट होकर आइए। तो मेरा उद्देश्य सबसे पहले कि आपको बेहतर सिलेक्शन की तरफ लेके चलना। तो इसके पहले टीटी की, कल से मैं आपके लिए 3 घंटे की टीटी की शेड्यूल और 3 घंटे की शेड्यूल में आपके बीईओ के लिए मैं शाम की जो फ्री क्लासेस चलेंगी, उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको जो आपकी अन्य क्लासेज है कल से जो स्टार्ट करनी है, उसकी मैं टाइम टेबल आपको उपलब्ध कर दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक हाँ जो केवीएस जो बीटीसी केवीएस दे सकते हैं और केवीएस उनके लिए आ रही है, बीएड भी दे सकते हैं और केवीएस एक बेहतर वैकेंसी होती है। क्योंकि हाथ पर हाथ रख के बैठने से हम सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए नित्य प्रतिदिन हमें अपनी मेहनत करना होगा, लगातार अपना बेहतर देना होगा, हमें लगातार अपना बेस्ट देना होगा। इसलिए आपको और हमको दोनों लोग को मिलकर तैयार होगा और कमर कसनी पड़ेगी, तब जाकर हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। दूसरी बात, केवीएस की क्लासेज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वैकेंसी का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अपना बेहतर देना चाहिए। बीयू का सिलेबस मैंने एक दिन डिफाइन भी किया था और मैंने टेलीग्राम पर अपने उपलब्ध भी करा दिया है। हाँ, मेरी वजह से आपको 69,000 नहीं हुआ, आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फिर दूसरे टॉपिक पढ़ाते हैं कि मुझे लगा कि जब मैं पढ़ा रहा था, जब तक सामने से फीडबैक नहीं मिलता पढ़ाने में मजा नहीं आता। मेरी जगह अपने आप को भी रखिएगा। हाँ, बीयू की क्लास के चार्ज चाहे आप केवीएस की करें, 3500 रुपये हमने चार्ज रखा, क्योंकि आपकी क्लासेस 5 मंथ चलेंगी और 5 मंथ में आपका सिलेबस ब्रॉड है। देखने में आपका सिलेबस इतना छोटा सा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है उसे डिफाइन करना, उसे पूरा कराना काफ़ी लेंदी काम है। अगर हम इकोनॉमिक्स को ही पढ़ाना शुरू करें, अगर आपकी बीयू या केवीएस की हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स अपने आप को उतना छोटा नहीं जितना हम लोग हम मानकर चलते हैं, उतना भी नहीं है। इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, अब दांतों तले उंगली दबाएंगे। ये मेरा बड़बोलापन नहीं है, ये मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स वास्तव में बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक, अरे जैसे अब देखिए किसी ने बताना शुरू कर दिया, एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट होता है, एक मॉनेटरी फंड होता है। इस सब फंड के बारे में बात करें, फिर मॉनेटरी फंड क्या होता है, ये सब कई चीज़ें आपके आप जोड़ते जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रहिए। हाँ, मैं भी बीटीसी 2015 बैच से हूँ। कल कितने बजे टाइम होगा मैं आपके शेड्यूल पूरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पूरी शेड्यूल डाल दूंगा कि साइंस की क्लासेस कब चलेंगी। क्योंकि देखिए मुझे पूरी तरह से एक अच्छी टीम के साथ आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो हम आपके लिए शुरू कर दे पढ़ाना, कि मुझे सिलेक्शन देना है। लेकिन मेरी उम्र का मैं ये माने नहीं रखता, माने ये रखता है कि मैं सिलेक्शन कितना करीब आपको ले जाता हूँ, मैं कितना मेहनत खुद करता हूँ, कितनी मेहनत मैं आपको करवा सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही माने रखता है। मेरा भी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये मेरा सब्जेक्ट रहा ग्रेजुएशन का। मैं बेशक साइंस स्ट्रीम से रहा हूँ 11th तक, लेकिन उसके बाद मैं फिर इधर आर्ट की तरफ आ गया, फिर उसके बाद बीटीसी करके फिर मैं आपके समकक्ष खड़ा हूँ। पहली बार मैं यूपीएससी मेंस मैंने लिखा है तो कहीं ना कहीं मैंने जीएस के बदौलत लिखा है, जहाँ पे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल साइंस, इथिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इन सभी की वजह से मैं दे पाया हूँ। आज लोग कहते हैं सर आप ऑलराउंडर कैसे हो गए, ऐसी वजह से ऑलराउंडर नहीं, उसके लिए मेहनत किया गया है। और मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करें और आप भी मेरी तरह ऑलराउंडर हो। आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर क्षमता है, बस फर्क इतना है कि आपको अपना बेहतर देना है। हाँ, इसके बाद कुछ स्टार्ट होगी, इसके जस्ट बाद हम टेट के शुरू करेंगे। मुझे लगता है 10 बज जाएंगे या 10:30 बजे से मैं टेट की क्लास लूँगा और मैथ की भी क्लासेस शुरू होंगी कल से, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किस स्ट्रीम से है ये माने नहीं रखता उस स्ट्रीम में आप कितना बेहतर देते हैं, और मैं जानता हूँ आप बेहतर देने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ को करने की यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी तब तक बेहतर नहीं कर सकते। जैसे मैं कह दिया कि इस दीवार को तोड़ दो, क्यों तोड़ेंगे आप? कहेंगे मैं नहीं तोड़ूंगा, से टूटेगा कैसे, क्यों तोड़े, कैसे टूटेगा ये? लेकिन हाँ, जब कह दूं इस दीवार को उस पार 3 करोड़ रुपए रखें, 5 करोड़ रुपए रखें, तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा ये टूटेगा कैसे, आप खुद ब खुद तोड़ देंगे। क्योंकि आपके पास एक एम है जो आपको काम करने के लिए मजबूर करेगी। तो वह सबसे बड़ा आपका एम है, वो सबसे बड़ा आपका एम होता है जो आपको काम करने के लिए आत्म प्रेरित करता है। और आत्म प्रेरित करने के लिए आपको अपनी जिंदगी का बेहतर देना होगा। समय आपके साथ है और आप भी अपने साथ है, अपना बेहतर दीजिए। ठंडियाँ सबके लिए पड़ रही, मेरे लिए भी पड़ रही है, लेकिन हमने अपने आप से समझौता कर लिया, लेकिन आपके साथ समझौता नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूं किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं केवीएस का फॉर्म आएगा तब भरेंगे, भैया जब आएगा तब भरेंगे। तब और जो आज से तैयारी कर रहा है उन दोनों में कितना डिफरेंस होगा, सोचिए कभी सोचिएगा। वो तब से पढ़ रहे हैं और आप आज से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंतर है, डिफरेंस हुआ। और कोई पढ़ने में तेज नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। फर्क इतना पड़ता है कि मेहनत कौन करता है, और जो मेहनत करता है वो रंगत लाती है, वो दिखता है, वो झलकता है। सिलेक्शन की बात नहीं होती, सिलेक्शन ही पैमाना नॉलेज का नहीं है, वो दिखता है। आप बातें करते हैं, आप बोलते हैं, वो नॉलेज आपकी दिखती है। लोग कहते हैं मैं इतनी दिन तैयारी कर रहा था, मेरा नहीं हुआ, नहीं, वो सामने दिखता है। क्या किसको दिखाना है कि मैं कितना ज्ञान आपके पास जी नहीं, वो आपके पास संचित है, वो समय आने पे काम देगा।
जब उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे लोग डिमोटिवेट करते हैं, उनका काम ही है अरे तुम इतना जैसे पढ़ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, कुछ नहीं किया, मेरा तो हो गया। बेटा जब तुम बात करोगे टॉपिक पे ना, तभी ये पता चलेगा कौन कितना है। तो उसी तरह आप भी हैं, आपके अंदर क्षमता है, वो छोड़ दीजिए कि परीक्षाएं कब होंगी, आप अभी से अपना बेहतर देना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग को लगता है ये लेक्चर है, पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं, इनसे क्या मतलब है ये। तो जो सीटेट पास है वही केवीएस दे सकता है, नहीं दे सकते। और बीयू वो दे सकता है, बीयू के लिए ना सीटेट चाहिए, यूपीटेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कि वाला आप उसके एलिजिबिलिटी में होनी चाहिए बस। तो यही बात होती है, आपके अंदर सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए कि आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। लोग कहेंगे, वो छोड़ते नहीं किसी को, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। दुनिया सफल व्यक्ति को सलाम करती, बाकी को नहीं करती। तो लेकिन सफलता का पैमाना ये नहीं है कि सफल होने के लिए गए सफल हो गए, उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। और आज के समय में लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर बार पिछली बार जब मेरिट ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि हर बार से ज्यादा आपको बेहतर करना है। चाहे ओलंपिक का रिकॉर्ड देखिए, आज जितना भारतीय ओलंपिक में जो हार कर जितने से आते हैं, कभी वो 1936 का रिकॉर्ड हुआ करता था। मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, और अगर उस कंपटीशन के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो समस्या ये है कि आपको सफलता से दूर होता जाएगा। यहां से आपको मजबूत होना होगा। जिस दिन यहां से मजबूत हो गए, यहां से ठान लिया, तो कोई माइक लाल आपको छोड़ नहीं सकता, बाहर नहीं कर सकता। ठीक, ये होना चाहिए। और नौकरी की बात ही नहीं, आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। और क्षमता आपके अंदर तब होगा जब आप बेहतर करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। डीएलएड दे सकते हैं, सीटेट केवीएस दे सकते हैं, सीटेट के बाद केवीएस आप दे सकते हैं। आप एमए बीएड है, आप बीईओ का दे सकते हैं। फार्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं, फार्म कोई भर सकता है, सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। हमारी तरफ बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होंगे, हमसे अच्छे लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उनसे माने रिजल्ट देने से होता है, पढ़ने और पढ़ाने से नहीं होता सफल। सफल होता है कब? जब कोई परिणाम देता है। मैं जानता हूं परिणाम देंगे, ठीक। और बहुत सारे लोग अभी मेरे बारे में पता नहीं कल कौन लोग फेसबुक पे कुछ लिख दिया, कुछ कहीं को लिख दिया, तो लिखते रहते लोग, उनका काम ही है ये। तो हम ही चैनल उनकी तरफ देखे, किसी ने किस शॉर्ट करके भेजा, सर कोई आपको इस तरह से लिख रहा है कि बड़ा कॉमेडियन है, बड़ा ये। मैंने कहा ठीक, लिखने दीजिए, ये उनका व्यक्तिगत सोच है, वो मुझे कैसे सोचते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है? आपके प्रति बेहतर देना। मैं क्या हूं, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मुझे उनके सामने नहीं दिखाना है, मुझे आयोग के सामने दिखाना है। आपको परीक्षा किसके सामने दिखानी? बीयू के जो आयोग होगी, आपको उनके सामने प्रदर्शित करना है आप क्या है। आपको सीटेट के एग्जाम में, परीक्षा हाल में आपको प्रदर्शित करना है। आपको मुझे नहीं बताना है वो कितना आता है, क्योंकि सिलेक्शन आपको वहां से मिलेगा, मुझे बताकर सिलेक्शन नहीं मिलना है। तो उनके आगे आपको कुछ नहीं करना है। लोग आएंगे पूछेंगे, अरे यार तुम इतने साल से पढ़ रहे हो, क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं, मेरे यहाँ तो लड़का पुलिस हो गया। अरे हो गया तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ देगा? सिलेक्शन मेरा काम आएगा ना। वो मुझे डिमोटिवेट करने आता है, आपको डिमोटिवेट करने आता है। आपका काम क्या है? कुछ नहीं करना, आप अपना बेस्ट दीजिए, जो होगा ना होना है। आप अपना बेहतर दीजिए। आपको कौन आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, सर ये बताइए इसका क्या मतलब होगा, तो आप नहीं बता पाते, कह रहे क्या पढ़ते हो, खाक पढ़ते हो, कुछ नहीं आता उसको। आपसे क्या मतलब? मैं आपको बताने के लिए पढ़ रहा हूं जी? नहीं, मैं सीटेट वालों के लिए पढ़ रहा हूं। मैं किसके? केवीएस के लिए पढ़ रहा हूं। मैं उसको बताऊंगा मुझे क्या आता है, वो मुझे सिलेक्शन देगा। आप सिलेक्शन नहीं देंगे तो मुझे उनको बताना है, और उनके बताने के लिए आपको पढ़ना है। बस मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप लोग अपना बेहतर देते रहिएगा, और फार्म कभी चिंता मत करिएगा। अपने एम के प्रति लगातार मेहनत करिएगा, सफलता आपके कदमों में जरूर होंगी। ठीक, इसके बाद दोबारा हम लोग आते हैं, फिर तैयारी करते हैं, और फिर हम लोग रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। और हमारे साथ जुड़ने वाले व्यक्ति कभी अफवाह पे ध्यान मत दिया करिए, कि कोई भी ऑथेंटिक खबर होगी देर समय मैं आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा, अपने टेलीग्राम के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से। आप फर्जी का मत पूछा करिए कि सर कौन क्या होगा, सुनिए, इसका आंसर निकाल दीजिए कि जो भी होगा वो सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा, किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा। तो बस आप सुनने करिए, बाहर कर दिया करिए। अपना समय अपने हार्डवर्क पे लगाइए। अपना कहते हैं ना, जब धनुष चलाया था अर्जुन ने, तो उन्हें मछली नहीं, मछली की आंख दिख रही थी। तो वही आपको आपका एम दिखना चाहिए, उसके आगे न उसके पीछे। आप रात को जब सोएं तो आपकी घड़ी की टिक टिक आपको सोने से हैरान कर दे। आपका ध्यान इतना केंद्रित होना चाहिए, और मैं जानता हूं आप कुछ कर दिखाएंगे। आपके अंदर जज्बा जुनून है, वरना इतनी भाषण कौन सुनेगा? आपकी संख्या इतनी है और मेरी भाषण सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर इतिहास रचने की ताकत है। बाकी तो लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन आप जैसे लोग इतिहास रच कर जाते हैं बाकियों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि 12 लाख से 17 लाख आवेदन होते हैं, तो मात्र 4000 का चयन होता है। तो जो 4000 हीरे होते हैं उनमें से एक आप हैं, वो डायमंड जो होते हैं वो आप हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर डायमंड है, तो डायमंड इतनी आसानी से नहीं मिलता, उन्हें इतनी आसानी से चमकता है, उसे भी घिसना पड़ता, रगड़ना पड़ता, तब जाके चमक आती। तो वो आप हैं। और लेकिन जिस दिन चमक आती तो दुनिया का सबसे महंगा बनता है, जैसे कोहिनूर का हीरा, तो आप उनमें से एक हैं।
आप न जल्दी मिलते हैं न जल्दी चमकते हैं। जब चमकते हैं तो पूरे देश को, पूरे समाज को प्रकाशित करते हैं, और वो समय आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। हीरा इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो लोहा नहीं, मैंने बताया ना इकोनॉमिक्स में, वो सोना महंगा क्यों, हीरा महंगा क्यों। अभी मैं कह दूंगा कि क्या चीजें जो नहीं मिलती महंगी होती हैं, मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाऊंगा आपको। अभी हंसेंगे आप खूब, कितनी संख्या आपकी, अभी संख्या बहुत कम है। अच्छा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाऊं। जैसे जो चीजें नहीं मिलती बहुत महंगी होती है ना। चलिए कल्पना करते हैं आपके पास दुनिया के सबसे महंगा हीरा कोहिनूर है। ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु को कीमत कैसे निर्धारित होती है आपको पता है? मैं एक टॉपिक की बात बता के तब फिर मैं आपको बताता हूं किसी वस्तु की कीमत कैसे, जैसे इसकी कीमत कैसे, किसने बात पर निर्भर करती है। ये एक टॉपिक ही पढ़ा भी देते हैं आपको। ये किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारण होती है, बताइए किसी वस्तु की कीमत निर्धारण कैसे होती है। जैसे ये पेन है, इस पेन की कीमत 10 रुपए कैसे होगी? उसके लिए 3 चीजें होती हैं, डिमांड, सप्लाई, समय और स्थान। ये 4 चीजें ऐसी होती हैं जो किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करती है। जैसे अगर इसको बनाने में 8 रुपया लगा है, जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक, रॉ मटेरियल 8 रुपया लगा, जिसकी कीमत 10 हो गई। अगर इसकी मांग ज्यादा हो गई तो मूल्य बढ़ गया, मांग कम हुई तो मूल्य घट गया। ये तो समझ आ गया। लेकिन समय, आइए समय की बात करते हैं। एक बात करते हैं, इस पेन में कीमत में समय का क्या रोल है, खूब ध्यान समझिएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे थे, ठीक है, जैसे एक कलम था, इस कलम की कीमत देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, इस कलम की कीमत 10 रुपए थी। आप परीक्षा हॉल के लिए घर से निकले और आप परीक्षा में बैठ गए। अचानक आपके पास 2 पेन थी, दोनों पेन खराब हो गई। ध्यान सुनिएगा, दोनों पेन खराब हो गई। और जब पेन खराब हो गई, अपने बगल वाले से पेन मांगा, कहा इस पेन को हम 100 रुपए देंगे। कितने का? अब बताइए, जिस पेन का 10 रुपए जगह 12 रुपए नहीं दे सकते थे, क्या परीक्षा में इस पेन का 100 रुपए देंगे आप? आपके पास पेन थी, दोनों खराब हो गई और आपको परीक्षा में देना है। आप टेट की परीक्षा में बैठे, सीटेट परीक्षा में बैठे, और आपके पास 100 रुपए का नोट है, वो कह रहा 100 के नीचे देंगे ही नहीं। अब क्या करेंगे? आप उसे 100 रुपए देंगे। मतलब इस वस्तु की जो कीमत है वो समय भी तय करता है। क्या करता है? ठीक हुआ? एक बात, दूसरी बात, एक बात और, उसकी स्थान भी मायने रखा कि आप कहां थे, परीक्षा वरना बाहर जाके ले लेते, लेकिन समय नहीं था कि बाहर जाके ले ले। एक बात, दूसरी बात, अगर वो दुकानदार 10 की जगह 12 मांगता, उसकी गर्दन पकड़ लेते, यार 10 की पेन 12 क्यों दे रहे हो, कि परीक्षा में दिया। दूसरी बात, आपके पास विश्व का सबसे महंगा वस्तु कोहिनूर आपके पास था। ध्यान से दीजिए, ध्यान सुनिएगा, आपके पास दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर था। सुनिएगा ध्यान से, आपके पास दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर था और आप रेगिस्तान में उस कोहिनूर को लेकर भटक रहे थे। ठीक, उसकी कीमत कितनी, आज तक किसी ने आंकड़ा नहीं लगा पाया। लोग कहते हैं दुनिया की 2.5 दिन का जितना भोजन खर्च होगा उतनी कोहिनूर की कीमत थी। लोग लेकर टहल रहे थे। मेरे पास एक बोतल पानी था, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक बोतल पानी था और आप प्यास से व्याकुल होकर आप टहल रहे थे रेगिस्तान में कोहिनूर लेकर। मैं पूछा कोहिनूर देंगे? आपने कहा इसकी कीमत दे पाओगे? मैंने कहा मेरे पास ये पानी है, मेरे पास ये पानी है, गंदा पानी है, साफ नहीं था। अब वो बंदा क्या करेगा, वो आपको कोहिनूर देगा और आप उसको पानी देंगे, क्योंकि नहीं देगा कुछ देर इंतजार करेंगे, बंदा मर जाएगा, आपको कोहिनूर मिल जाएगा। मतलब उस कोहिनूर कीमत क्या, ये पानी हो गई। तो वहां पे डिमांड सप्लाई सब खत्म। मतलब टाइम, समय, मांग, पूर्ति, लागत, ये चीजें किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती हैं। तो समोसा का मूल्य क्या हो गया, वह एक बोतल पानी, वह क्या हो गया, एक बोतल जो पानी की कीमत हुई वही कीमत उस कोहिनूर की हो गई, क्योंकि उस समय उसको किसकी जरूरत हो गई, उसे पानी की जरूरत हो गई, आपको कोहिनूर को हो गई। इसे किसी जमाने में वस्तु विनिमय कहा जाता था, इसी को किसी जमाने में वस्तु विनिमय कहा जाता था। ठीक, तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। तो आज अचानक गलती से स्लाइड लग गया, मुझे समझाना पड़ गया। तो ये सारी चीज, वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित होता है, वस्तु कीमत कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे मुद्रा छपती है, बैंकों का काम क्या है, आरबीआई का काम क्या है, ये बहुत ही सरल भाषा हम लोग समझेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ जुड़ने वाले सफल जरूर होंगे, अंतिम रूप से चयन जरूर होंगे। सफलता का पैमाना अंतिम रूप से चयन होता है, अन्य कोई विकल्प नहीं होता। ज्ञान लेने के लिए बहुत कुछ बचा, लेकिन अब हम लोग को टारगेट टू अटैक करना, मतलब उसी जगह अटैक करना जहां से आपको सफलता मिल जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सफल होकर ही बाहर निकले। चलिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक जल्दी लेकर आते हैं, कुछ देर के बाद, मतलब 9:41 हो रहा है, 10 बजे दोबारा हम आपसे मिलते हैं। आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय, ये प्राचीन काल से चला आ रहा था। एक प्रश्न आपसे छोड़ते हुए जा रहे हैं हम। सबसे पहले
चमड़े का मुद्रा किसने चलाया था? आप जवाब दीजिएगा, फिर मिलते अगले वीडियो में। चमड़े की मुद्रा किस शासक ने जारी किया था? किसके समय में चमड़े की मुद्रा चली थी? क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गया, किसी ने वस्तु विनिमय टाइप किया तो पहले वस्तु विनिमय लिया दिया जाता था, तो कब चमड़े की मुद्रा जारी की गई थी? आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, मजा आएगा। पता है ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने में मजा खूब आते हैं। बताइए आप लोग, क्या किसी को पता है चमड़े की मुद्रा? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं जारी किया था चमड़े की मुद्रा। उसने तो घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा ही प्रारंभ की थी। जी बताइए, हुमायूं ने, किसने? हुमायूं में जब 1540 में उसे हराया गया था शेरशाह सूरी के दौरान, फिर वो जो भागता हुआ फिर रहा था, उसने क्या किया? तो उसने क्या किया? उसके पास पैसे नहीं, उसने चमड़े की मुद्रा जारी कर दिया। क्या किया? चमड़े की मुद्रा। हाँ अच्छा, ये बताइए चमड़े की मुद्रा से क्या क्या नुकसान हो सकता है? जवाब दीजिएगा आप। आखिर चमड़े की मुद्रा में क्या नुकसान था? पता है, पहली समस्या यह थी कि चमड़े की मुद्रा को सजो के रखना बड़ा कठिन था। उन्हें चोर डाकू से ज्यादा कुत्ते और बिल्लियों से बचाना पड़ता था। जो चमड़े की मुद्रा होती थी उन्हें कुत्ते और बिल्लियों से बचाना पड़ता था। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, आगे हम लोग मुद्रा पढ़ेंगे, करेंसी पढ़ेंगे, तो वहां पे यह मुद्रा आएगा, मुद्रा का किस तरह से विकास हुआ उसको भी पढ़ेंगे। इसलिए मैंने भी बता दिया कि भारत में, अच्छा वर्तमान समय जो हमारे देश में मुद्रा चल रही है उसे दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? दार्शनिक। यहाँ पे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। हमारे यहाँ जो वर्तमान मुद्रा है वो कौन सी है? दार्शनिक प्रणाली है। दूसरा प्रश्न, हमारे यहाँ कुल नोट कितने प्रकार के चलते हैं? कुल नोट, कुल का नोट का मतलब 1 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, ये कुल कितने प्रकार के नोट है? ये भी जवाब दीजिएगा। 2000 का भी एक नोट, 500 का 1000 बंद हो गई, तो कुल नोट कितने चलते हैं? आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं जानता हूं आप इसका जवाब जरूर दे लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कुछ देर के बाद, 10 बजे के 2-4 मिनट आगे पीछे, इसको इंपोर्ट करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग। दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो दार्शनिक प्रणाली है। तो हमारे देश में जो मुद्रा का वर्तमान प्रचलन है वो दार्शनिक प्रणाली है। ये कब स्वीकार किया गया? ये जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये कब दार्शनिक प्रणाली को स्वीकार किया गया मुद्रा के रूप में? पहले ऐसा नहीं था। आजादी के बाद भी कब? विनोद जी ने भी बता दिया 9 नोट। आप लोग बताइए कितने प्रकार के नोट भारत में प्रचलित है इस समय? ठीक, कोई 5 प्रकार का बता रहा है। बताइए सर, प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं। नोट के पीछे जो चित्र बने होते हैं वो भी। अभी हम ये पूछे कि नोट में कितने भाषाओं में लिखा गया होता है, ये सब इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। इकोनॉमिक्स माना, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? वह विज्ञान जो धन के इर्द गिर्द घूमे। ये धन का विज्ञान है। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। किसको? इकोनॉमिक्स को। ये धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। 2 का नोट चल रहा है, बंद हो गया? थोड़ा ध्यान से देखिए, गिनिएगा। 2 का नोट चल रहा है कि बंद हो गया? इसलिए मैंने प्रश्न पूछ दिया। अब जवाब देते रहेगा कितने प्रकार के हैं। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मिलते हैं कुछ देर के बाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बीईओ की क्लास के लिए। केवीएस के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। अगर आपको चाहिए ज्वाइन करना, अगर आपको लगता है लर्निंग विद दुर्गेश में आपको बेहतर विकल्प के लिए है, इसे बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। अंत बहुत सारी संस्थाएं आपके लिए तत्पर और तैयार हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस क्लासेस प्रतिदिन यहाँ चलती रहेंगी। बाद में हम आपको करंट अफेयर की डेट भी रखेंगे, कितने के दिन हम करंट पढ़ाएंगे। 2 का नोट बंद हो चुका है। हाँ, सही जवाब।